आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसमें आने वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो किस तिथि को लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे कंटेंट फ्री में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ऑल जीके भी आपको वहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अवधी भाषा है रामचरितमानस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। क्या है? सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 स्वर हैं टोटल। ठीक है, कितने हैं? 11 है। और जो 13 मानते हैं तो 13 नहीं है। 13 अगर तुम अंग को और आहा को जोड़ोगे, मतलब कि अनुस्वर और विसर्ग को, ये हमारा क्या है? अनुस्वर है, ये क्या है? विसर्ग है। अगर ये इन दोनों को जोड़ोगे तब 13 होगी, वरना स्वरों की संख्या 11 ही मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञ के पहले कौन सा वर्ण आता है ना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो हिंदी के पहले ज्ञ के पहले कौन सा वर्ण आता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ज्ञ के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो जा आता है ना, जा और प्लस क्या बनता है? जा प्लस यहाँ पर रा आता है हलंत वाला, तब बनता है ज्ञ। तब क्या बनता है? ज्ञ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किन वर्णों के संयोग से बना है। स्रा जो है ये किन वर्णों के संयोग से बना है? तो स्रा जो है वो किन वर्णों के संयोग से बना है? आप लोगों का जो वॉइस निकल रहा है उससे ही पता चलता होगा कि स्रा किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सा और धन रा से मिलकर के बना है। लेकिन ये याद रखना कि अगर हलंत वाला सा नहीं रहेगा तो वो फिर राइट आंसर नहीं होगा। इसलिए कौन सा सा रहेगा? सीटी वाला सा रहेगा, उसमें हलंत रहेगा और प्लस रा रहेगा। इन्हीं दोनों से मिलकर के ये स्रा शब्द बना है, जिससे श्री लिखा जाता है, श्रीमान लिखा जाता है, श्रीमती लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, है ना। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पर या, रा, ला, वा, ये जो 4 व्यंजन है ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सा है, एक सेकेंड, ये जो सा है ये क्या है? ये ऊष्म है। इसको ऊष्म कहते हैं, इसको अंतस्थ नहीं कहते हैं। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से अयोगवाह वर्णों को बताइए। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, है ना। तो अयोगवाह वर्ण आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अयोगवाह वर्ण कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या है? अंग। ये जो अंग है ना, अंग और आह, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? अयोगवाह। इन दोनों को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। इन दोनों को अयोगवाह बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों में अलग अलग पूछा जाए तो इसको बोलते हैं अनुस्वर, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आहा को क्या बोलते हैं? इसमें विसर्ग लगा तो जाहिर सी बात विसर्ग बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दोनों को जब मिला दिया जाता है तो अयोगवाह के नाम से ये दोनों जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्ण समझ रहे हो ना, वर्ण क्या होते हैं? जो काखा गगा है। ठीक है, काखा गगा की संख्या कितनी है हिंदी में ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। कितनी संख्या है?
49 है, और 49 में से जो, अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं 30, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है ना, नहीं 10 है तो 10 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 52 है कुल वर्णों की संख्या, है ना, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या है 52 है, वहां पे मैंने गलती से लगाया है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर 52 है वर्णों की संख्या, इसमें 4 वर्णों का समूह होता है, और जो 5वां वर्ण होता है वो पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है, वो पंचमाक्षर कहलाता है, जो अंगा, इया, ना, मा ये होते हैं पंचमाक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, है ना, तो पहला, तीसरा और चौथा क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है अल्प प्राण, तो दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा महाप्राण होता है। तो यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन पूछ रहा है, तो चा, छा, जा क्या है तीसरा व्यंजन है, तो जा हो जाएगा, अल्प प्राण है ना, ये तीसरा व्यंजन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा जा हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी लर्न कर सकते हो 135 से, कैसे 135 से, है ना, 135 क्या है अल्प प्राण है। ठीक है, और यहाँ पर 24 क्या है महाप्राण है, क्योंकि दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण होता है, तो 24 से याद रख सकते हो कि ये महाप्राण है ना, और ये क्या है ये अल्प प्राण है। और ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि इसको बोलने में ज्यादा सांस लेनी पड़ती है अल्प महाप्राण को, अल्प प्राण को बोलने में कम सांस लेनी पड़ती है। जैसे कि बोलते हैं फोन, है ना, तो फोन बोले तो फोन में क्या आई कम ध्वनि हमारी कम निकली, लेकिन अगर बोलोगे मोबाइल तो मोबाइल में कितनी ध्वनि निकल रही बहुत ज्यादा निकल रही है ना, तो ये क्या हो गया अल्प महाप्राण हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन कौन सा वर्ण आता है ना, ऊष्म में और संघर्षी दोनों में कौन सा वर्ण आता है ये पूछ रहा है, तो ऊष्म और संघर्षी दोनों में कौन सा वर्ण आता है हा आता है, क्या आता है हा आता है। अब यहाँ पर पूछेंगे कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, एक साथ में भी पूछ लेता है, तो सा, है ना, शा, ये भी सा होगा, शा हा, है ना, ये 4 व्यंजनों को जब मिला करके लिखा जाता है तो क्या हो जाता है वो संघर्षी व्यंजन हो जाता है, और ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये हा ऊष्म में भी आता है और संघर्षी में, और ये शा भी ऊष्म भी संघर्षी में भी, ये भी ऊष्म भी है संघर्षी भी है, और ये भी ऊष्म भी है संघर्षी भी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ढा का उच्चारण स्थान बताइए, ढा मतलब कि टा ठा डा ढा, है ना, तो पहला क्या होता है कंठ होता है, जो का वर्ग है, का वर्ग क्या है कंठ है, और चा वर्ग क्या है तालव्य है। उसके बाद पूछ रहा है कि और दंत क्या है ता वर्ग, ता वर्ग में क्या आता है दंत आता है, तो बचा क्या मूर्धा, तो मूर्धा हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि टा ठा डा और ढा, है ना, इसी में आ गया ना, तो ये मूर्धा है इसका उच्चारण स्थान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन आयोगवाह के अंतर्गत आता है, अभी अभी मैंने बताया कौन आयोगवाह के अंतर्गत आता है, तो विसर्ग आते हैं आयोगवाह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पंचमाक्षर को किन नामों से जाना जाता है, इसके पहले मैंने बता भी दिया, तो नासिक के नाम से भी जाना जाता है और पंचमाक्षर के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ है ना, ओष्ठ है ना, तो जिसमें जिस शब्द को बोलने में हमारे ओठ चिपक जाएं वही होता है ओष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर पा फा बा क्या हो रहा हमारे ओठ चिपक रहे हैं ना, तो बा हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, उच्चारण की दृष्टि से हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे ओठ क्या हो रहे हैं एक ही में दोनों मिल जा रहे हैं। शब्दकोश में छा के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, शब्दकोश में छा के बाद का वर्ण कौन सा आता है ना, तो छा के बाद का इसमें बहुत सारे बच्चे अड़ जाते हैं, इसको समझ में नहीं आता है, तो दा आता है, कौन सा आता है कौन सा वर्ड आता है दा आता है, सॉरी कहाँ पढ़ा रही थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 में सॉरी खा आता है ना, क्या आता है खा आता है छा के बाद का वर्ण, है ना, किसके बाद का वर्ण
झा के बाद का वर्ण क्या आता है? खा आता है। यहाँ पर का प्लस सा वाला मत लिख देना, ठीक है? का प्लस सा ये जो रहता है हलंत वाला, ये नहीं, ये तो इससे मिलकर बना है, ठीक है? ये तो जो छतरी वाली छा है ये इससे मिलकर के बनी है, ना कि इसके बाद का वर्ण है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये खा ही आएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है ना? द्वित्व व्यंजन किसमें है? कल्हड़ में, गरिमा में, किसमें है? तो यहाँ पर कल्हड़ में है। अब ये याद रखना कि जो भी शब्द आधे कटे हुए अक्षर होंगे वही होगा हमारा द्वित्व व्यंजन, है ना? वही द्वित्व व्यंजन कहलाएगा, ठीक है? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो ऑप्शन पर यहाँ का क्या राइट हो जाएगा? संयुक्त स्वर की संख्या होती है कितनी? तो संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। 4 होती है। अब बात आती है कि कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर? तो देखो यहाँ पर ओ, ए, एक सेकेंड, ए, ओ, औ, है ना? यही होते हैं 4 संयुक्त स्वर, ठीक है? यही 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अगर पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो वो भी 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, और 4 वो क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं, जो मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्छिष्ट व्यंजन कौन से हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डा, वा और ढा, ये तीनों ही हैं, ठीक है? सॉरी, ये क्या डा वा नहीं होगा, वा तो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और डा, डलिया वाला डा और ढक्कन वाला ढा, ये दोनों ही क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि औ का निर्माण किन वर्णों के मेल से होता है? औ, है ना? औ का वर्णन किन वर्णों के मेल से होता है? औ का निर्माण तो किनके मेल से होता है? आ प्लस ओ के निर्माण से ये होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आघोष वर्ण है? आघोष वर्ण कौन सा है ना? एक साघोष होता है, दूसरा आघोष होता है। तो आघोष और साघोष अगर पढ़े होंगे तो पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सा होता है, मतलब तीनों सा आघोष होते हैं, और वर्णमाला में चौथा और दूसरा होता है। नेक्स्ट है कि स्पर्शी व्यंजन में कितने वर्ण है? स्पर्शी व्यंजन में कितने वर्ण है? ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं ना, का से मा तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है इनकी संख्या। और ये का से मा तक कहाँ तक माने जाते हैं? का से मा तक। का से मा तक जितने व्यंजन हैं ये सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद के जो है अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। ये व्यंजन के प्रकार पूछेगा तो 4 होते हैं: अंतस्थ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है ना? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? अभी मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ इसको। तो पांचवें वर्ग का दूसरा और तीसरा क्या कहलाता है? तो दूसरा और तीसरा महाप्राण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किन वर्णों को बोलने के लिए केवल सांसों का उपयोग किया जाता है? किन वर्णों को बोलने के लिए इसकी सिर्फ सांस का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर किसको बोलने के लिए? आघोष को। आघोष वर्णों को बोलने के लिए सांस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वासों की मात्रा अधिक निकलती है उसे क्या कहते हैं? अधिक, अभी भी मैंने कहा कि अल्प माने छोटा और महा माने बड़ा, है ना? तो अल्प में कम वायु निकलती है और महा में ज्यादा निकलती है, तो महाप्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन हो जाएगा, जिसे महाप्राण में ज्यादा वायु निकलती है मुंह से। नेक्स्ट है कि वर्णमाला आधारित है। वर्णमाला किस पे आधारित है? तो वर्णमाला आधारित है किस पे?
अवस्थित विधियों पर, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक विधियों पर, और वर्णों के संकलन पर, या फिर वैज्ञानिक विधियों पर। ये किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, मतलब कि इनका एक व्यवस्थित समूह है, उस पर ये आधारित है। नेक्स्ट एक ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? साघोष के किसके अंतर्गत आते हैं? तो साघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले मैं बता भी चुकी हूँ इसको, तो ये साघोष के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन साघोष के अंतर्गत आते हैं और ये महाप्राण के अंतर्गत भी आते हैं। यहाँ पर दो आंसर सही है, ठीक है। एक तो साघोष होते हैं, दूसरे महाप्राण भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर दो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, जिसमें केवल नाद का उपयोग होता है वे कहलाते हैं। जिसमें केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? उन्हें क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। जिन्हें सिर्फ नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से हर्ष स्वर नहीं है। हर्ष स्वर कौन सा नहीं है? हर्ष मतलब कि तीन जो स्वर के प्रकार हैं, कौन सा? दीर्घ, हर्ष और प्लुप्त, है ना। तीन स्वर है ना, स्वरों के तीन प्रकार है ना, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुप्त स्वर, है ना। जिसमें ज्यादा वायु निकलती है दीर्घ स्वर, जिसमें कम वायु निकलती है उसको हर्ष स्वर, और जिसमें अधिक वायु निकलती है वो प्लुप्त स्वर होते हैं ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सा हर्ष स्वर नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर री जो है ये हर्ष स्वर, एक सेकंड, यहाँ पर जो री है ये हर्ष स्वर में नहीं आती है, ठीक है, ये दीर्घ स्वर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ला को किन नामों से जानते हैं? ला को किन नामों से जानते हैं? नासिक के, लुंठित के, संघर्षी या फिर पार्श्विक, ठीक है। किसके नाम से इसको जानते हैं ला को? तो इसको जाना जाता है किसके नाम से? इसे पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है इसको, और इसके अलावा रा को भी, है ना, रा को भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है ये बताना है। तो ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पूछा भी जाता है। तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है किससे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुई है। उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। रा के उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो रा के उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? रा के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? तो रा के उच्चारण स्थान को कहते हैं क्या? लुंठित। क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं रा के उच्चारण स्थान को, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारी जो वर्णमाला की प्रैक्टिस है वो बहुत है, कम से कम 200 क्वेश्चन की हमारी ये हमने तैयार किया है। तो आप लोगों को अगर निरंतर जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी आप लोगों को ये पूरी क्लास देखने को मिलेगी, और संपूर्ण वर्णमाला और संपूर्ण सामान्य हिंदी आप लोगों को यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना तो कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका जो एग्जाम आने वाला है यूपी का, ठीक है, यूपी पुलिस का, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।